अगर आप इस कहानी का पिछला भाग सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, आप वहां से जाकर सुन सकते हैं। जैसे ही गौरव ने रिकॉर्डिंग ऑन की, पहले अंजलि की आवाज़ आई। मेरी सौतेली माँ को जब पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो उसने मुझे घर से निकाल दिया। मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर चली गई। उसकी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती थी। एक दिन मैंने सुना वो मेरी फ्रेंड से कह रही थी कि वो मुझे इस हालत में अपने घर नहीं रख सकती। मेरी माँ ने सारे मोहल्ले में बात फैला दी थी। लोग मेरे कारण उन्हें भी बातें सुना रहे थे, तो मैं चुपचाप वहाँ से चली आई। उसके चुप होते ही अनीसा की आवाज़ आई, सॉरी भाभी, मुझे दुख है कि भैया के कारण आपको ये सब सहना पड़ा। फिर आप कहाँ गईं? फिर जो मैंने सहा सोचकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अपना और निशु का पेट पालने और किराए पर घर लेने के लिए पैसों की ज़रूरत थी। उसके लिए मैंने कई जगह काम किया। पहले अच्छे काम मिले, नहीं तो लोगों के घरों में काम किया, पर भूखे दरिंदे हर तरफ मिल जाते थे। मैं हर काम बीच में ही छोड़ देती। फिर मकान मालिक मुझसे किराया न देने के बदले मेरे जिस्म की मांग करने लगा, तो मैं वहाँ से भाग आई। फिर पता नहीं भगवान को मुझ पर तरस आ गया और ये दिल्ली वाली जॉब मिल गई। तब मैं अपनी फ्रेंड से उधार लेकर दिल्ली आ गई। तब से मैं वहीं रह रही हूँ। पर मुझे पता है ये 6 साल मैंने कैसे निशु को पाला है। कभी बुखार, कभी कुछ, ऊपर से काम का प्रेशर। अब काम के सिलसिले में यहाँ आई तो ये हो गया। इतना ही सुनकर गौरव की हालत खराब हो रही थी। उसकी आंखें गीली हो गई थी। उससे और सुना नहीं गया। उसने फोन बंद कर दिया। उसने निशु की तरफ देखा जो उसे ही देख रही थी और पूछा, ये क्या है? ये मम्मा आई थी तो मैंने उनकी आवाज़ रिकॉर्ड करी थी कि मम्मा की याद आएगी तो सुनूंगी। निशु ने भोलेपन से वही कहा जो इसे अनीसा ने सिखाया था। हाँ, मैंने ही अनु से कहा था अंजलि से बात करने को। बंद क्यों कर दिया बेटा? आगे तो सुन, पापा ने कहा। बस पापा, क्या सुनना है? गौरव उदासी से बोला। चल तू आराम से सुन ले, मैं निशु को अपने कमरे में ले जाता हूँ, कहकर पापा निशु को लेकर वहाँ से चले गए। गौरव ने उनके जाने के बाद रिकॉर्डिंग फिर ऑन की और ध्यान से सुनने लगा। अनीसा की आवाज़ आई, आप ये सब भूलकर घर आ जाइए, सब आपको बहुत प्यार देंगे। तब अंजलि बोली, अनीसा तुम शायद मुझे समझ पाओगी। असल में मैंने जो भी सहा मैं सब भूल जाती अगर गौरव मुझे थोड़ी सी इज्जत दे देते। पर इन्होंने उल्टा मेरी इतनी इंसल्ट की है कि मैं खुद से नफरत हो रही है। तुम ही बताओ। उसने मुझे कहा कि निशु का टेस्ट इसलिए करवाना है कि उसे क्या पता मैं उसकी ही तरह कितनों के साथ सोई होंगी। तुम जानती हो ये शब्द कितने चुभते हैं। अब रिजल्ट आने के बाद मुझे साथ ले जाना चाहते हैं। क्यों? अब क्या मैं पवित्र हो गई हूँ? मैंने कभी कहा कि आपका भी क्या पता आप कितनों के साथ? लेकिन दुनिया ने ये हक सिर्फ मर्द को ही दिया है। वो जब चाहे औरत तो कुचले मसले। फिर उसी को ही। सारी बातों को सुनने के बाद गौरव को अंजलि की बातें सुनकर खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसे महसूस हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अंजलि जो कह रही है सही कह रही है। गौरव आगे सुनने लगा। अंजलि बोल रही थी, सॉरी अनीसा, जाने मैं क्या कह गई। असल में मुझे उस दिन उसकी बातें सुनकर खुद से नफरत हो रही थी। मैं दिन रात यही बातें सोच रही थी। मुझे आज लगता है कि एक मर्द के लिए ये कहना कितना आसान है। उसने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि इतने बड़े जहां में मैं 20 साल की बिन ब्याही प्रेग्नेंट लड़की कैसे अपने बच्चे और अपनी इज्जत को बचाती फिरी। इस दिन के लिए अच्छा होता मैं खुद को किसी रईस की रखैल बनाकर उसके पैसों पर ऐश करती। तब अंजलि की जोर जोर से रोने की आवाज़ आई। फिर अनीसा ने उसे चुप कराया। प्लीज़ आप मत रोइए, भैया गलत है, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो अंजलि बोली, तुम्हें पता है अनीसा, मुझे लगातार 3 दिन काम नहीं मिला और 3 दिन मैंने खाना भी नहीं खाया था, न रहने को घर था। ये नहीं था कि काम नहीं था, पर जो भी मिलता मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाने का सोचता। उस पर भीख भी नहीं मांग सकती थी। एक बार दिल हुआ कि उस आदमी के पास ही चली जाऊं जिसने मुझे रखैल बनाकर रखने की बात की थी। लेकिन फिर मैंने खुद को थप्पड़ मारा और ये बात अपने दिमाग से निकाली। तब मुझे एक पंजाबी आंटी मिली। उसने कहा वो सामने गुरुद्वारा साहिब है, वहाँ जाकर दुआ करो, वो सब ठीक करेगा। मैं वहाँ गई। मुझे नहीं पता था कि वहाँ कैसे पूजा करनी है। मैं बस अंदर जाकर बैठ गई। बैग मेरे साथ ही था। तब एक बुजुर्ग ने मुझे प्रसाद दिया। मैंने बिना कुछ सोचे सारा मुंह में डाल लिया। उन्होंने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा और बताया कि वहाँ लंगर लगा है, वहाँ खाना खा लो। तब मैंने खाना खाया और वहीं मुझे एक अंकल मिले जिन्होंने मुझे दिल्ली की जॉब थी। इतना सब सहने के बाद वो मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाए, मैं ये सुन नहीं सकती। गौरव हाथों में मुंह छुपाकर रो दिया। उसे खुद से नफरत होने लगी। वो बुरी तरह रो रहा था। वो उठा और उसने अपना मुंह धोया और पापा के कमरे में गया।
पापा, मैं निशु को लेकर अंजलि से मिलने जा रहा हूँ, गलती मुझसे हुई है, उसे सुधारूंगा भी मैं ही, कहकर वो निशु को लेकर अंजलि के होटल आ गया। अंजलि अपने कमरे में निशु की फ़ोटो लिए उदास बैठी थी। निशु के बिना उसका दिल नहीं लग रहा था। तभी उसे लगा कि उसे निशु ने पुकारा। उसने आसपास देखा, फिर सोचा कि उसका वहम होगा। मम्मा, पर इस बार आवाज़ ज़्यादा नज़दीक लगी। तभी दरवाज़ा खड़कने की आवाज़ आई। उसने दरवाज़ा खोला तो निशु उससे लिपट गई। दोनों रोते हुए एक दूसरे को चूमने लगे। मम्मा, आपको बहुत मिस किया, निशु बोली। मम्मी भी आपको मिस कर रही थी बेटा, वो निशु का मुंह साफ करती हुई बोली। गौरव उन दोनों को प्यार भरी नज़रों से देखा, फिर सोफे पर पड़ी निशु की फ़ोटो देखी। निशु को अच्छे से मिलने के बाद अंजलि की नज़र गौरव पर पड़ी। उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने निशु को छोड़ दिया। कहिए, आज कैसे इस बदचलन के पास आए? आप जैसे शरीफ इज्जतदार लोग मुझ जैसी के पास क्या करने आए हैं? अंजलि ने ताना देते हुए कहा। अंजलि, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो भी कहा उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं गुनाहगार हूँ तुम्हारा, जो सज़ा देना चाहो दे दो, मुझे मंजूर होगी, पर निशु को उसकी माँ और मुझे मेरी पत्नी लौटा दो। हमारे साथ घर चलो, गौरव ने उससे विनती करते हुए कहा। गौरव, मुझे डर है कि वहाँ जाने के कुछ दिनों बाद आप फिर से वही सब सोचने लगेंगे, फिर से मुझे वही बातें सुनाएंगे। मैं ऐसा दोबारा नहीं सुन सकती। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, दोबारा ये बात नहीं करूँगा। सच कहता हूँ, हम पिछली बातें भूल कर नई जिंदगी शुरू करेंगे। देखो, आपने नहीं तो निशु के फ्यूचर के बारे में सोचो, गौरव बोला। चलो ना मम्मी, अब तो पापा भी सॉरी कह रहे हैं। आप ही कहती थी कि अगर कोई सॉरी बोले तो उसकी सॉरी मान कर उसे माफ़ कर देना चाहिए। निशु ने भोलेपन से अंजलि का मुंह पकड़कर अपनी तरफ करते हुए कहा। मैं चलूँगी गौरव, पर ऐसे नहीं। हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जिसमें हम अपनी अपनी शर्तें लिखेंगे ताकि कल को कोई दिक्कत ना हो, अंजलि बोली। ओके ठीक है, तुम शर्तें लिख कर दो, मैं कॉन्ट्रैक्ट बना लूँगा। अब तो घर चलो, गौरव बोला। ठीक है। अंजलि उसके साथ घर चली गई। उन्होंने दो दो कॉन्ट्रैक्ट तैयार करके साइन करके अपने पास रख लिए। उसके आने से अनीसा भी आई और वो बहुत खुश थी कि वो मान गई। अब निशु को अपनी माँ का और गौरव को पत्नी का साथ मिल गया। उसे भी भाभी मिल गई। धैर्य के घर पर शाम को अनीसा मिस्टर सेठ के साथ बैठी चाय पी रही थी। उसने बताया, पापा अब सब ठीक हो गया, भाभी आ गई हैं, अब घर की रौनक बढ़ गई है। हाँ, ये तो है ही, अच्छा हुआ वो मान गई, नहीं तो निशु को माँ के होते हुए भी बिना माँ के रहना पड़ता, मिस्टर सेठ बोले। तभी कमल कुछ पेपर ले आया और अनीसा को देते हुए बोला, अनीसा ये कुछ फाइल्स हैं, इन पर साइन कर दो, कुछ प्रोडक्ट भेजने हैं, उनकी डिटेल्स है। अनीसा ने उससे पूछ कर कि कहाँ कहाँ साइन करने हैं, फिर उसने कर दिए। कमल को मिस्टर सेठ गौरव और अंजलि के बारे में बताने लगे। अंजलि मान गई है, अब घर आ गई है। अच्छा अनीसा, बधाई हो, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। मैं गौरव भैया को फ़ोन करके बधाई दूंगा, पार्टी होनी चाहिए, कमल बोला। वो कुछ और बोलने लगा था कि उसका फ़ोन बजा। वो नंबर देखकर घबरा गया। उसका चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। उसके हाथ कांप गए। उसने जल्दी से फ़ोन उठाया और जल्दी से कमरे से बाहर आ गया। पापा और अनीसा एक दूसरे को देखने लगे। अनीसा ने मुझे नहीं पता के रूप में कंधे उचकाए। कमल ने बाहर आकर फ़ोन उठाया। वो इंग्लिश में बोला, जी क्या? देखिए, आप पैसे की चिंता न करें, इसे कुछ नहीं होना चाहिए, मैं आता हूँ, कहकर उसने अपने फ़ोन पर अपने बैंक अकाउंट में पैसे चेक किए। इसमें 10 लाख थे, उसे 10 और चाहिए थे। सो वो अंदर आ रहा था कि उसे कॉफ़ी टेबल पर अनीसा का स्कार्फ रखा हुआ दिखा। उसने वो उठाकर अपनी जेब में डाल लिया और अंदर आकर अंकल से बोला, अंकल मुझे बिजनेस के सिलसिले में इंग्लैंड जाना है। आपको बताया था ना कि हम चार्ल्स कम्युनिकेशन के साथ एक डील कर रहे हैं। अंकल कुछ पैसों की भी ज़रूरत है, आप दे सकते हो? कितने चाहिए बोलो बेटा? कोई 10 लाख अंकल जी। मिस्टर सेठ ने उसी वक्त चेक साइन करके दे दिया। इनके बुरे वक्त में यही काम आया था। अब धैर्य नहीं है तो उन्हें यही अपना बेटा लगता है। अगली दोपहर कमल इंग्लैंड पहुंच गया। वो टैक्सी लेकर सीधा सेंट थॉमस हॉस्पिटल पहुंच गया। वो वहां के आईसीयू वार्ड में गया। वहां एक इंडियन डॉक्टर उसके पास आया और बोला, कमल आ गए तुम? इसमें हल्की सी प्रोग्रेस हुई है। इसने कल आंखें हिलाई थी, ऐसे लगता है अब जल्द ही इसे होश आ जाएगा। अनुज, ये ठीक तो हो जाएगा ना? हमारी कईयों की जान है ये। मुझे समझ में नहीं आया कि जब इसे वहाँ होश आ गया था इसने इसे यहाँ लाने की प्लानिंग की, सब कुछ मुझे समझाया, फिर ये दोबारा कोमा में क्यों चला गया? कमल ने पूछा। मुझे लगता है कि इसमें जब तक जीने की इच्छा थी ये होश में रहा, फिर जब इसने जीने की आस छोड़ी तो ये दोबारा बेहोश हो गया।
जरूर इसने सोचा होगा कि अनुषा की तरुण से शादी हो जाएगी तो मैं जीकर क्या करूँगा। ये ख्याल आते ही इसने तुमसे ये सब करने को कहा, अनुज बोला। फिर कमल ने शीशे से अंदर देखा। अंदर हॉस्पिटल बेड पर धैर्य लेटा था और उसके आसपास बहुत सी मशीनें लगी थी। उसके सारे शरीर पर पट्टियां हो रखी थी। उसने अपनी आंखें साफ की और डॉक्टर से बोला, मैं उसके पास जा सकता हूँ? हाँ जाओ, चले जाओ, डॉक्टर अनुज ने कहा। कमल अंदर आ गया और धैर्य का हाथ पकड़कर बोला, 6 महीने हो गए साले, अब तो उठ जा और कितना सोएगा। देख मैं इतना सफ़र करके तेरे पास आया हूँ, तू बात भी नहीं करेगा। मैं तुझे तेरी अनीसा की खबर देना चाहता हूँ। अनीसा का नाम से धैर्य के शरीर में हल्की सी हलचल हुई। कमल खुश हो गया। उसने अनीसा का स्कार्फ निकालकर धैर्य के हाथ में पकड़ा दिया। उसकी सारी मशीनों में हलचल हो उठी। मुझे पता है एक अनीसा है जो तुझे जगा सकती है। अगर तूने मना न किया होता तो मैं खुद ही उसे ले आता। पर ये देख, उसका स्कार्फ लाया हूँ तेरे लिए। कमीने, तेरे लिए जिंदगी में पहली बार चोरी की है मैंने, वो भी एक स्कार्फ की। कहकर उसने स्कार्फ उसकी नाक के पास रख दिया। धैर्य की मशीनों में हलचल होने लगी। उसने भागकर डॉक्टर्स को बुलाया। डॉक्टर्स की टीम उसके पास आ गई। सब उसे चेक करने लगे। अनुज ने पूछा, कमल अभी तो सब ठीक था, तुमने क्या किया? वो मैंने अनीसा का स्कार्फ इसके नाक के पास रखा था, अचानक से ये मशीनें में हलचल हो गई, कमल ने डरते हुए कहा। अनुज ने उसे बाहर जाने को कहा। वो बाहर आ गया। उसे डर लग रहा था कि कहीं कुछ गलत न हो जाए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अंदर डॉक्टर्स में भगदड़ मची पड़ी थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो भगवान से दुआ करने लगा कि इसे कुछ न हो, ये ठीक हो जाए। उस वक्त उसे लगा मानो धैर्य उससे दूर हो रहा हो। बचपन की दोस्ती टूटती दिख रही थी। उसे धैर्य के साथ बिताए पल याद आने लगे। फिर उसने खुद को संभाला। नहीं, इसे कुछ नहीं होगा। उसने दिल पर पत्थर रखकर इसके नकली संस्कार पर बहुत मुश्किल से इसके पापा और अनीसा को संभाला था। उस वक्त ही ये बहुत रोया था, पर उस वक्त इसे उम्मीद थी कि धैर्य ठीक हो जाएगा। लेकिन आज उसकी उम्मीदें डोलती नजर आ रही थी। तभी अंदर से अनुज आया और बोला, बधाई हो कमल, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। डॉक्टर कह रहे हैं कि तुम इससे अनीसा की बातें करो, उसके बारे में बताओ, इससे इसमें और इम्प्रूवमेंट आएगी। वो कमल को अंदर ले गया। डॉक्टर वहीं रुककर चमत्कार का इंतजार करने लगे। कमल ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, तुझे पता है अनीसा अब तेरे घर पर रहती है। वो कहती है कि वो किसी और की वाइफ बनने से अच्छा सारी उम्र तेरी विधवा बनकर रहना पसंद करेगी। वो तेरे ही कमरे में रहती है। जैसे तू उसकी वीडियोज़ और फोटो प्रोजेक्ट करके देखता था, ऐसे ही वो तेरी फोटोज देखती है, तेरा गाना सुनती है। ये वाला गाना याद है तुझे? कहकर उसने वो गाना चला दिया। बातें ये कभी न तू भूलना, कोई तेरी खातिर है जी रहा। इतना सब सुनकर धैर्य के शरीर में फिर से हलचल हुई। उसने धीरे धीरे आंखें खोलकर कमल की तरफ देखा। कमल की आंखों से आंसू बह निकले। डॉक्टर्स फिर से उसे चेक करने लगे और फिर उन्होंने कमल और अनुज से इंग्लिश में कहा, कांग्रेचुलेशंस, ये कोमा से बाहर आ गया है। अब ये धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो जाएगा। ये बात तो कर नहीं रहा? कमल ने पूछा। अभी एकदम से बोलने नहीं लगेगा, सब कुछ धीरे धीरे होगा। जब होश आ गया है तो बोलने भी लगेगा, डॉक्टर ने कहा। धैर्य कुछ देर गाना सुनता रहा, फिर सुनते सुनते सो गया। कमल उसके साथ ही पड़े सोफे पर बैठ गया। वो उस दिन को याद करने लगा जब इंडिया के हॉस्पिटल में इसे होश आया था और इसने कमल को कहा था, कमल एक काम करना प्लीज़, मैं तेरा एहसानमंद रहूँगा। देख तू अनीसा को यहाँ आने से रोक दे। अब उसका रिश्ता तय हुआ है, उसकी शादी उससे हो जाए। अब मैं ठीक होता भी हूँ या नहीं कह नहीं सकता। मैं उसे उम्मीद नहीं देना चाहता। सुन, ऐसा कर, अनुज को फ़ोन कर और मुझे वहाँ भेज दे। पर जब तक मैं ज़िंदा हूँ अनीसा मेरा साथ नहीं छोड़ेगी। जा राकेश को बुला कर ला। राकेश और अनुज उसके फ्रेंड थे। राकेश यहाँ और अनुज इंग्लैंड में डॉक्टर था। कमल ने राकेश को बुलाया। तब धैर्य बोला, राकेश मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इंजेक्शन लगा दे जिससे मैं बेहोश हो जाऊँ। फिर मुझे मृत घोषित करके मुझे अनुज के साथ इंग्लैंड भेज दीजिएगा और इन्हें कोई और लावारिस डेड बॉडी दे दीजिएगा ताकि अनीसा को यकीन हो जाए कि मैं मर गया हूँ। मैं ये सब अनीसा के लिए कर रहा हूँ। राकेश उसकी बात मान गया। उन्होंने इसे मृत घोषित करके उसे अनुज के हवाले कर दिया और एक लावारिस लाश कमल को दे दी। कमल बैठा सोच रहा था कि धैर्य ने जो किया वो अनीसा के प्यार में किया और अनीसा जो कर रही है वो धैर्य के लिए कर रही है। इनका प्यार महान है। मुझे खुशी है मैं इनके प्यार का गवाह हूँ। धैर्य, मैं तुम दोनों को मिला कर रहूँगा। तुम्हारे प्यार को तुम्हारी मंजिल तक पहुँचाऊँगा। इधर इंडिया में अंजलि कमरे में बैठी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रही थी। निशु उसके पास सो रही थी।
वो आने के लिए तैयार तो हो गई थी, पर वो नहीं चाहती थी कि कल कोई बात हो और गौरव उसे सुनाए, इसलिए उसने ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। वो अपनी बनाई शर्तें पढ़ रही थी। इसमें उसने साफ साफ लिखा था कि वो अपना खर्चा खुद ही करेगी, उससे 1 रुपया नहीं लेगी। गौरव कभी उसे टच नहीं करेगा, वो निशु के लिए साथ है, आपस में उनका कोई रिश्ता नहीं होगा। गौरव की शर्तें ये थी कि निशु के लिए वो एक ही कमरे में रहेंगे, बाहर लोगों के लिए वो एक आदर्श जोड़ा बनकर रहेंगे। वो अनीसा या पापा को कभी दुख नहीं पहुंचाएगी। दोनों ने एक दूसरे की शर्तें मानकर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए थे। वो पढ़ रही थी कि उसे गौरव के कदमों की आहट सुनाई दी। वो कॉन्ट्रैक्ट साइड में रख कर आंखें बंद करके ऐसे लेट गई मानो सो रही है। गौरव अंदर आया, उसने माँ बेटी को बेड पर सोते पाया। उन दोनों को ऐसे देखकर उसे सुकून सा मिला। उसने दोनों को चादर ओढ़ाई, फिर निशु के माथे को किस किया, फिर अंजलि के माथे पर किस करने के लिए झुका, पर उसने खुद को रोक लिया। अंजलि की धड़कन तेज हो गई थी, उसे गौरव की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। फिर जब उसे लगा कि वो उसके माथे पर किस करने वाला है तो उसके सांसों की गर्माहट दूर हो गई। अंजलि को उम्मीद नहीं थी, गौरव दिल का ऐसा है। वो उसे बहुत ही बिगड़ा हुआ रईस ज़्यादा समझती थी, लेकिन अब उसे पता चला कि ये बहुत ही डाउन टू अर्थ है। फिर गौरव दूसरी तरफ सो गया। अनीसा को उस रात नींद ही नहीं आ रही थी, अजीब सी घबराहट हो रही थी, दिल में रह रहकर झटके से लग रहे थे। उसने उठकर पानी पिया, फिर वो बाहर बालकनी में खुली हवा में आ गई। अब भी घबराहट कम नहीं हो रही थी, उसे धैर्य की याद आ रही थी। वो कमरे में आई और प्रोजेक्टर ऑन करके धैर्य को देखने लगी। उसके दिल को थोड़ी राहत सी आई। उसे नहीं पता था आज उसका दिल क्यों इस तरह धड़क रहा था। ऐसा सिर्फ धैर्य के होते ही धड़कता था। उसे ऐसा लग रहा था मानो धैर्य उसके आसपास है। उसे अपनी सांसों और धड़कन से यही लग रहा था कि धैर्य उसके बहुत करीब है। उसके दिल में एक दर्द सा उठा। कुछ देर तड़पने के बाद अचानक से सब कुछ शांत सा हो गया। दर्द भी रुक गया और धड़कन भी ठीक हो गई। फिर उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। उसे क्या पता ये उथल पुथल उसके धैर्य के जिंदगी के लिए जंग से संबंध रखता है। जब तक धैर्य तड़प रहा था तो अनीसा को भी बेचैनी महसूस हुई। दोनों के दिल आपस में एक दूसरे से इतना जुड़ गए थे कि वो एक हो गए थे। समय और जगह की दूरी भी उन्हें दूर नहीं कर पाई थी। अनीसा जब सुबह उठी तो उसके दिल में जाने क्यों खुशी थी, जाने क्यों उसका दिल कर रहा था कि वो नाचे गाए। उसे खुद अजीब लग रहा था। धैर्य के बाद ऐसा आज हुआ था जब उसका दिल खुश होने को कर रहा था। ऐसी खुशी उसे उस वक्त भी नहीं हुई थी जब अंजलि और निशु घर आ गए थे। फिर उसे लगा कि शायद ये वही खुशी अब दिल में आई होगी। उसे क्या पता था कि धैर्य के होश आने की खुशी है। उसे ये लग रहा था कि कहीं कोई आने वाली खुशी का ही पूर्वाभास न हो। ऐसा कई बार होता है कि कोई जीवन में खुशी या गमी आने वाली होती है तो हमें पहले ही आभास होने लगता है। उसे लगा कि हो सकता है कमल जिस डील के लिए गया है शायद वो हो गई होगी। आज जैसे कुछ भी उसके बस में नहीं था, सब अपने आप हुआ जा रहा था। उसने आज तक जो नहीं किया वो आज कर रही थी। उसने कमल को फ़ोन किया। हेलो कमल, ठीक ठाक पहुंच गए थे? कमल उस वक्त धैर्य के पास ही था। उसने अनीसा का नंबर देखकर स्पीकर ऑन कर दिया ताकि धैर्य भी सुन सके। फिर बोला, हाँ ठीक ठाक पहुंच गया था। वहाँ सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है। क्यों? अनीसा ने उसके सवाल पर सवाल किया। नहीं, तुमने आज तक कभी मुझे फ़ोन नहीं किया इसलिए पूछ रहा था, कमल ने कहा। ओह अच्छा, असल में कमल जाने क्यों कल रात में मुझे अजीब से एहसास हो रहे हैं। कल रात मुझे धैर्य की बहुत याद आई। पहले मेरे दिल को झटके लगते रहे, फिर दिल में बहुत ज़ोर से दर्द उठा। मुझे बहुत बेचैनी सी हुई, जैसे कुछ छूट रहा हो। फिर अचानक सब ठीक हो गया। आज सुबह से दिल बहुत ही खुश सा है। दिल कर रहा है कि मैं नाचूं गाऊं। धैर्य के जाने के बाद से एहसास पहली बार हुआ है। मुझे लगा कि शायद तुम्हें डील मिल गई हो, उसी के कारण ये खुशी हो रही है, इसलिए तुम्हें फ़ोन किया। धैर्य उसकी बात सुन रहा था। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया कि कहीं गलती से कोई आवाज़ न निकल जाए, लेकिन उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। हाँ डील हो गई है, अब हमारी कंपनी को बहुत फ़ायदा होगा। यही बात होगी? तुम्हें तभी खुशी हो रही है? कमल बोला। हाँ यही बात होगी। फिर कुछ देर चुप होकर बोली, कमल तुम्हारे साथ कौन है? मुझे किसी और की धड़कन सुनाई दे रही है, अनीसा बोली। कमल एकदम से धैर्य से दूर हो गया और बोला, तुम डॉक्टर्स भी ना धड़कन और सांसें सुनने में कुछ ज़्यादा ही तेज होते हो। मेरे साथ दूसरी पार्टी है, अभी थोड़ी देर पहले ही डील हुई है, आप कॉफ़ी पी रहे हैं। वो हंसते हुए बोला। ओह अच्छा, पता नहीं क्यों मुझे लगा कमल कुछ बातें हैं जो मैं तुम्हें ही बता सकती हूँ, भैया और पापा से नहीं कर सकती। वो मुझे दुखी देखकर दुखी हो जाते हैं।
पता नहीं क्यों पर कल से धैर्य की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। आती तो हमेशा ही है पर कल से कुछ ज़्यादा ही आ रही है। शायद मेरा धैर्य के पास जाने का वक्त आ गया हो। मैं इसलिए तुम्हें कह रही हूँ, तुम मेरी कब्र धैर्य की कब्र के साथ ही बनाना, ताकि मर कर तो हम साथ रह सकें। उसकी बातें सुनकर धैर्य की आंखों से पानी बहने लगा। तुम भी अजीब बातें करती हो। कोई भला ऐसी बातें करता है? भगवान एक दिन तुम्हारी ज़रूर सुनेगा, तुम्हें नया धैर्य देगा। अच्छा, मैं आज वो गाना याद कर रहा था जो धैर्य गाया करता था, तुम सुनाओगी ज़रा? कहकर कमल ने धैर्य की तरफ देखा। वो रोते रोते मुस्कुरा दिया। वो गाना ये था, बातें ये कभी न तू भूलना, कोई तेरी खातिर है जी रहा। अरे ऐसे नहीं, मुझे धुन भी याद नहीं है, गाकर सुना दो। कहकर कमल ने रिकॉर्डिंग का बटन दबा दिया। अब बाकी चले गए क्या? हाँ चले गए। अच्छा सुनो, मैं धैर्य जैसा नहीं गा सकती। बातें ये कभी न तू भूलना, कोई तेरी खातिर है जी रहा। जाए तू कहीं भी ये सोचना, कोई तेरी खातिर है जी रहा। गाकर अनीसा रो पड़ी। कमल ने कुछ देर बात करके फ़ोन बंद कर दिया। फिर उसने वो अनीसा का गाना धैर्य को सुनाया। धैर्य ने उससे फ़ोन लेकर अपने सीने पर रख लिया। उसे महसूस हुआ जैसे अनीसा उसके सीने से लगी गाना गा रही हो। वो बोला, तू दूसरा फ़ोन ले लेना। कमल उसके मुंह की तरफ देखता रह गया। उसकी आंखों से पानी बह निकला। उसने डॉक्टर को बुलाने के लिए बेल बजाई और धैर्य से बोला, नहीं ये मेरा फ़ोन है, मैं नहीं दूंगा। तेरे पास अपना फ़ोन है तो तूने मेरा फ़ोन क्या करना है? धैर्य ने हमेशा की तरह उसे घूर कर देखा और बोला, कहा न तू नया नहीं लेना। डॉक्टर आ गए थे। उन्होंने धैर्य को बोलते देखा। वो भी खुश हो गए। कमल की आंखों से आंसू बह रहे थे। डॉक्टर ने उसे चेक किया, फिर बोला, अब ये बिल्कुल ठीक है, बस ये चोटें ठीक होने में टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा डॉक्टर? कुछ कह नहीं सकते, साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं, डॉक्टर बोले। कमल ने धैर्य की तरफ देखा। डॉक्टर्स के जाने के बाद कमल बोला, धैर्य मैं यहीं शिफ्ट कर जाता हूँ, वहाँ का काम पापा संभाल लेंगे। नहीं तुम वापस जाओ, अनीसा को शक नहीं होना चाहिए, धैर्य बोला। क्यों? उसे अब तो बताने दो। नहीं, जब तक मैं बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता तब तक उसे नहीं बताना। अगर मैं कभी ठीक न हुआ तो उसे कभी पता ही नहीं। मैं उसकी ताकत बनना चाहता हूँ, उसकी कमज़ोरी या लाचारी नहीं, धैर्य बोला। इधर इंडिया में डाइनिंग टेबल पर बैठे पापा ने देखा कि गौरव और अंजलि दोनों उसके लेफ्ट एंड राइट साइड बैठे थे। उन्होंने निशु को इशारा किया। निशु समझ गई। वो अंजलि से जिद करके बोली, मुझे पापा के साथ खाना खाना है। अंजलि ने कहा, जाओ फिर पापा के पास चले जाओ। कहकर अंजलि ने उसे कुर्सी से उतार दिया तो वो बोली, आप भी चलो, मुझे दोनों के साथ खाना है। अंजलि बोली, बेटा अब मैं बैठ गई हूँ, ऐसे जिद नहीं करते, जाओ पापा के पास जाओ। अंजलि, बेटे निशु की बात मान लो, उसने इस छोटी सी उम्र में अभी तक काफ़ी कुछ सहा है। अब इसके मम्मी पापा साथ हुए हैं तो कम से कम इसके लिए ही साथ रहा करो और इस तरह बाहर लोगों को इस बारे में न पता चले, दूसरे को लगे कि तुम्हारा रिश्ता एक नॉर्मल पति पत्नी वाला है। पापा ने उन्हें समझाया। पापा की बात मानकर अंजलि उठकर गौरव के पास आकर बैठ गई और निशु को अपने दोनों के बीच बिठा लिया। फिर निशु दोनों से बार बार खाने लगी। वो लोग हंसते हंसते निशु को खिला रहे थे। पापा उनकी तरफ देखकर खुश हो रहे थे कि काश उनके घर में हमेशा ऐसा ही माहौल रहे, ऐसी खुशी हमेशा ही बनी रहे। गौरव तैयार होकर जाने लगा तो निशु ने इसे किस करके बाय किया। फिर अंजलि की तरफ देखा कि वो भी यही करे। अंजलि ने गौरव को बाय कहा, लेकिन निशु ने मुंह फुला लिया और गुस्से में अपनी बाहें सीने पर क्रॉस करके दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हो गई। तुम नाराज हो गई क्या? निशु, तुम्हें पता है बड़े ऐसा नहीं कर सकते, अच्छा नहीं लगता, अंजलि बोली। झूठ बोलते हो आप, मैंने टीवी में देखा है, सभी बड़े लोग ऐसे ही किस करके बाय करते हैं। निशु ने ऐसे ही मुंह इस तरफ किए बिना कहा। एक तो ना तुम्हारा ये टीवी देखना बंद कराना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या देखती रहती हो, अंजलि बोली। गौरव जो इतनी देर से दोनों को देख रहा था वो बोला, निशु बेटा इधर आओ, बस एक किस की ही तो बात है। उसने निशु को गोद में उठाया और अंजलि के पास जाकर उसके गालों को चूम लिया और उसे बाय कहकर बाहर को चल दिया। अंजलि अपने गाल पर हाथ रखकर कुछ देर खड़ी रही, फिर भागकर उनके पीछे आई ताकि निशु को पकड़ सके। फिर गौरव से निशु को पकड़कर अंदर ले आई। अंजलि से छूटकर निशु डाइनिंग रूम में अपने दादाजी के पास भाग गई। वेल्डन, पापा ने निशु के हाथ पर ताली मारते हुए कहा। इधर हॉस्पिटल में अनीसा दिन भर हॉस्पिटल में मरीजों को देखती, फिर फ्री टाइम में मसाज, एक्यूप्रेशर और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की स्टडी भी करती। वो हर चीज़ में परफेक्ट होना चाहती थी। उसका हर दिन ऐसे ही बीतता।
धैर्य के पापा को कमल का फ़ोन आया। अंकल, अभी मुझे 1-2 महीने इंग्लैंड में ही लग जाएंगे, आप वहाँ काम देखते रहना। कुछ पूछना हो तो आशीष है ही आपकी हेल्प के लिए, और साइन वगैरह अनीसा से करवा लेना, मैं यहाँ से फ्री होते ही आ जाऊँगा। ठीक है बेटा, कोई नहीं, आराम से कर लेना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आशीष मुझे कुछ करने नहीं देता। मिस्टर सेठ आशीष की तरफ देखकर बोले। फिर फ़ोन रखने के बाद आशीष से बोले, कमल का फ़ोन था, तुम्हारे बारे में कह रहा था, उसे अभी कुछ और टाइम लग जाएगा वहाँ। जी मेरी बात हुई थी उनसे, आशीष बोला। इंग्लैंड में धैर्य के जख्म बढ़ने लगे थे। वो अधलेटा होकर हाथों की एक्सरसाइज करता रहता था। उसके हाथ तो चलने लगे थे, पर अभी उसकी पीठ ठीक नहीं हुई थी, क्योंकि एक्सीडेंट का वक्त ज़्यादा भार पीठ पर पड़ने के कारण उसकी डिस्क को काफ़ी नुकसान हुआ था। अरे तुम अपने आप से उठने की कोशिश न करो धैर्य, तुम अपने नाम से बिल्कुल उलट हो, तुम में धैर्य है ही नहीं। देखो डॉक्टर बोले हैं ना कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, ऐसे जल्दबाजी में सब खराब कर लोगे। मुझे पता है तुम्हें अनीसा से मिलने की जल्दी है, पर इस तरह तुम अपनी मुश्किलें और बढ़ा लोगे, कमल उसे लेक्चर देते हुए बोला। तभी वहाँ नर्स नीता आई। कमल जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये हमारी बात तो मानते ही नहीं है, बस आपकी ही मानते हैं। हाय, आप हमें कह कर देखिए, फिर देखना हम कैसे आपकी हर बात मानते हैं, कमल उससे फ्लर्ट करते हुए बोला। कमल जी, आप फिर शुरू हो गए, नीता ने तिरछी नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए कहा। हाय, आप जब इतने प्यार से कमल जी कहती हैं ना, तो सैकड़ों कमल दिल में खिल जाते हैं, और आप इस तरह तिरछी नज़र से न देखा कीजिए, मेरी जान निकल जाती है, कमल फिर बोला। नीता मुस्कुराते हुए चली गई। धैर्य ने उसे घूर कर देखा। कमल ने उससे कहा, अब तू क्या घूर रहा है, तेरे कारण अब तक कुंवारा बैठा हूँ, तुम्हारा अच्छा है, बचपन में ही प्यार मिल गया था, यहाँ देखो 30 का होने को आया हूँ, अब भी ट्राई न करूँ। कमल बाहें फैला कंधे उचका कर बोला। धैर्य ने सिर हिलाते हुए कहा, तेरा भी कुछ नहीं हो सकता। अनीसा की कोई खबर सुना? पता नहीं, आजकल काम में ज़्यादा बिजी है, बात ही नहीं हुई, बहुत दिन हो गए। अब अगर बार बार फ़ोन करूँगा तो वो सोचेगी कि कहीं मैं उससे प्यार तो नहीं करने लगा, कमल ने जानबूझकर कहा। दांत तोड़ दूंगा तेरे अगर उसका नाम भी लिया, कभी फ़ोन न करना उसे, कहकर धैर्य फ़ोन में रिकॉर्डेड अनीसा की आवाज़ सुनने लगा। उसी वक्त कमल का फ़ोन बजा। धैर्य ने उसकी तरफ देखा। कमल उसे फ़ोन दिखाते हुए बोला, आशीष का फ़ोन है, करनी है बात। कमल उसे चिढ़ाते हुए फ़ोन दिखाने लगा। धैर्य ने पास पड़ी गद्दी उठाकर उसको मारी, लेकिन वो बाहर निकल गया था। हेलो सर। हेलो आशीष, हाँ बताओ क्या बात है। सर, वो धैर्य सर के एक्सीडेंट का केस बंद कर दिया गया है, कह रहे थे कोई लीड नहीं मिल रही थी, बाकी वो डिटेक्टिव बता रहे थे कि तरुण ज़्यादातर एक लड़की के साथ देखा गया है, आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे, मैं उनकी फ़ोटो भी सेंड करता हूँ आपको, ये देखिए, कहकर उसने फ़ोटोज़ भेज दी। उसने फ़ोटो खोल कर देखी तो हैरान रह गया, ये दिशा थी। इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है? उन डिटेक्टिव से कहो कि इस मामले की तह तक जाए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, पैसे की चिंता न करे, कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। धैर्य ने उसका चेहरा देखकर पूछा, क्या बात है, कुछ सीरियस हुआ है क्या? हाँ, तेरा एक्सीडेंट केस बंद हो गया है, ड्राइवर का पता ही नहीं चला, वो तो ऐसे गायब हो गया मानो उसे धरती निगल गई हो, सो पुलिस ने केस बंद कर दिया। गौरव भैया और मुझे तरुण पर शक हुआ, वो कमीना तेरी डेथ की पूजा के बाद से अनीसा से मिलने ही नहीं आया। अनीसा तेरे घर में रहने लगी, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, तो हमें अजीब लगा। तो भैया कहते हैं कि मैं तरुण की जांच करवाऊं, क्योंकि वो करवाते तो उनके पापा नाराज़ होते। जांच में कुछ भी नहीं आया, फिर मैंने उन्हें तरुण का पीछा करने को कहा। तरुण अक्सर एक लड़की के साथ देखा गया, जानते हो वो कौन है? कमल उसे बताते हुए बोला। दिशा, धैर्य बोला। तुम्हें कैसे पता लगा? कमल ने हैरान होकर बोला। एक्सीडेंट वाले दिन जब अनीसा और तरुण होटल में मिले थे, उस दिन दिशा भी उसी होटल में थी, और अनीसा से मिलने से पहले तरुण उसके कमरे में गया था। क्या? लेकिन तुझे कैसे पता कि वो उसी के कमरे में गया था? मैं उस दिन स्पेशल चेकिंग पर था, उस वक्त मैं कंट्रोल रूम में लगे सीसीटीवी चेक कर रहा था, तब मैंने देखा कि वो एक कमरे में गया। वो वहाँ लगभग 2 घंटे तक रहा, फिर वहीं से अनीसा को मिलने नीचे डाइनिंग रूम में आया। असल में मैंने उसे कमरे में जाते हुए देखा था, फिर जब मैंने नीचे उसे अनीसा के साथ देखा तो मुझे हैरानी हुई, तो मैंने दोबारा जाकर सब चेक किया कि उस कमरे में कौन ठहरा है, और तरुण वहाँ इतनी देर रुका। मैं चाहता तो उसी वक्त अनीसा के सामने उसका पर्दाफाश कर देता, पर मुझे लगा कि इस तरह मेरी बात का कोई यकीन नहीं करेगा, सो मैंने सोचा कि कोई सबूत मिल जाए फिर बात करूँगा।
फिर मैंने वो फुटेज अपने फ़ोन में ले भी ली थी। उधर तेरे फ़ोन पर फ़ोन आ रहे थे तो मैंने सोचा कि पहले मैं मीटिंग अटेंड कर लूँ, इन्हें बाद में देख लूँगा। फिर तेरे पास आ रहा था कि ये एक्सीडेंट हो गया, कार बुरी तरह से जल रही थी, मैं बहुत मुश्किल से उसमें से बाहर निकला। धैर्य बोला। अब तेरा फ़ोन कहाँ है? वो तो कार के साथ ही जल गया होगा, और वैसे भी अब साल होने को आया है, अब कहाँ कुछ पता चलता। खैर अब डिटेक्टिव को फ़ोटो भेजेंगे, उनसे पता चल जाएगा। आशीष से कहकर उस दिन की फुटेज ले लेना, या आशीष को रहने दो, तुम खुद जाकर ये काम करना। मैं तेरे ठीक होने तक यहीं रहूँगा, अब तुझे लेकर ही जाऊँगा। आशीष से कह दूँगा, वो कर लेगा। कमल बोला। नहीं, यहाँ मेरे पास नर्स हैं, डॉक्टर हैं, तुम जाकर अपना काम संभालो, जब तुम्हारी ज़रूरत होगी मैं तुम्हें खुद बुला लूँगा। लेकिन अब कोई लेकिन नहीं, तुम जा रहे हो बस। तुम्हें यहाँ 3 महीने हो गए हैं, कहीं जब तक मैं ठीक हूँ तुम मुझे कंगाल न कर देना। धैर्य बोला तो उसकी सांस फूलने लगी। ठीक है, मैं चला जाऊँगा, तुम आराम करो, ज़्यादा बोलो मत, कहकर कमल ने उसके छाती की मालिश की। इधर इंडिया में अब गौरव और अंजलि का रिश्ता भी पहले से बेहतर हो गया था। निशु, आंटी, पापा और अनीसा ने मिलकर उनके अंदर एक दूसरे के प्यार को जगाया। अंजलि को अब गौरव उतना बुरा नहीं लगता था। बेशक वो अकेले में पति पत्नी की तरह नहीं रहते थे, पर सबके सामने, खासकर निशु के सामने, वो एक अच्छे कपल की तरह बिहेव करते थे। हर सुबह गौरव अंजलि और निशु को साथ ले जाता था। दोनों निशु को उसके स्कूल अंदर तक छोड़कर आते, फिर वो अंजलि के ऑफिस जाते और अंजलि को वहीं छोड़ता। रोज की तरह आज जब उसने अंजलि के ऑफिस के बाहर कार रोकी तो अंजलि बोली, थैंक यू गौरव, कहकर अचानक वो गौरव के पास आई और उसके गाल को चूमती हुई बाय कहकर ध्यान से जाना कहकर वो कार से उतरकर भाग गई। गौरव गाल पर हाथ रखे मुस्कुरा रहा था। किस तो अंजलि भी करती थी, पर निशु के कहने पर करती थी। आज उसने अपनी मर्जी से किया था, इसलिए आज का स्पेशल था। उसने जाती हुई अंजलि की तरफ देखा, वो पीछे मुड़कर देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने बाएं में हाथ मिलाया तो गौरव ने भी हाथ हिलाया और वहां से चल पड़ा। गौरव खुश था कि अंजलि अब पहले की तरह उससे नफरत नहीं करती। वो सोच रहा था कि शायद अब इसे भी उससे प्यार होने लगा है। वो उसके बारे में सोचने लगा था। आज तो वो 7वें आसमान में था। ये तो रोज़ अंजलि को किस करता था, वो भी निशु के लिए। आज उसने खुद इसे किस किया। वो बैठा मुस्कुरा रहा था। कमल धैर्य के कहने पर इंडिया वापस आ गया और काम में बिजी हो गया। उसने दराज खोला तो उसमें वो धैर्य की कैसेट मिली जो अनीसा ने इसे दी थी एल्बम निकलवाने के लिए। उसने उसी वक्त फ़ोन करके आशीष को बुलाया। जी सर, ये कैसेट ले जाओ, इसकी एल्बम निकलवा दो, कहकर उसने अनीसा को फ़ोन किया। हेलो, आ गए घुमक्कड़? हाँ, हफ्ता हो गया, तुम्हें बधाई हो, तुम्हारी भाभी घर आ गई। थैंक यू। हाँ, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी, फिर हो गया। और सब ठीक है? हाँ ठीक है, मैंने वो कैसेट आज भेज दी है एल्बम के लिए, जल्द ही बनकर आ जाएगी। कब लॉन्च करनी है? धैर्य के बर्थडे पर करेंगे। अगले हफ्ते ही तो है, तब तक तो तैयार हो जाएगी ना? अनीसा के एग्ज़ाम थे सो वो घर बैठकर पढ़ रही थी। हाँ, तब तक हो जाएगी। ठीक है, मैं तैयारी कर लूँगा। और तुम सुनाओ, पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया। कमल, पता है मुझे कई बार लगता है कि धैर्य मेरे साथ ही हैं। मुझे पढ़ाई इतनी आसान नहीं लगी। मैं पढ़ते हुए उसे याद करती हूँ तो वो मेरे पास बैठा मुझे सब समझा देता है, पर कभी कभी बहुत याद आता है, मैं किसी को बता भी नहीं सकती, कहकर वो रो पड़ी। अनीसा, इस तरह दिल छोटा न करो, वो तुम्हें ऐसे देखेगा उसका दिल भी दुखी होगा, इसलिए उसके लिए खुश रहो, अपना ध्यान रखो। याद मुझे भी बहुत आती है उसकी, मैं तो रो भी नहीं सकता, कमल आंखें साफ करता हुआ बोला। उससे बात करके अनीसा का पढ़ाई में दिल नहीं लगा। वो स्टडी से उठकर अपने कमरे में चली गई। उसने प्रोजेक्टर लगा लिया और धैर्य को देखती हुई रोने लगी। तभी बाहर केशु ने दरवाजे पर नाक करके कहा, मैडम, आपकी भाभी जी आपसे मिलने आई है। ठीक है, उन्हें यहीं ले आओ और चाय भी यहीं दे जाना, कहकर अनीसा ने प्रोजेक्टर बंद कर दिया और वॉशरूम में जाकर अपना मुंह साफ किया। अंजलि उससे आकर लिपट गई और बोली, अनीसा कैसी हो तुम? आज तुमसे मिलने का दिल किया सो आ गई। मैं ठीक हूँ भाभी जी, आइए बैठिए। अनु, क्या हुआ है? क्या तुम मुझे बता सकती हो या मैं गौरव को फ़ोन करूँ? तुम ठीक नहीं लग रही। अंजलि को उसके चेहरे और आवाज़ से उसके उदास होने का पता चल गया। इतना सुनते ही अनीसा अंजलि से लिपट कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अंजलि भी घबरा गई। उसने उसके पीठ को सहलाते हुए उसे चुप कराया। अनु, तू मुझे डरा न, बता तो सही क्या हुआ? अंजलि उसे बिठाकर पानी देते हुए बोली। अनीसा ने एक घूंट पानी पिया और गिलास रख कर बोली, सॉरी भाभी, मैंने आपको डरा दिया, पर आज मुझे धैर्य की बहुत याद आ रही थी, मैं क्या करूं?
कहाँ से लाऊं उसे? बस एक बार आ जाए, मैं उससे जी भर के बातें कर लूं। वो तो बिना मिले ही चला गया, न उसने अपने दिल की बात बताई न मेरी सुनी। इस भगवान का हमने क्या बिगाड़ा था? इतनी दुनिया पड़ी थी, उन्हें मैं ही मिली दुख देने को। मुझसे अब नहीं जिया जाता। मैंने सोचा था कि उसके बिना जी लूंगी, पर यह बहुत मुश्किल है। वो हर घड़ी याद आता है। जब जिंदा था मैं 5 साल उससे दूर रही, तब इतना कभी याद नहीं आया, लेकिन अब नहीं जीना मुझे भी उसके साथ ही जाना है, अनीसा ने रोते हुए कहा। ना अनु, ऐसा नहीं कहते। तू ये तो सोच कि गौरव और पापा का क्या होगा। और अब तो धैर्य के पापा को भी तेरे साथ की आदत हो गई है। वो भी तो धैर्य के लिए तड़पते होंगे, पर तेरे कारण उन्हें धैर्य की कमी उतनी नहीं खलती होगी। अगर तू भी चली जाएगी तो इनका क्या होगा? सदियों से यही चला आ रहा है, मरने वाले के साथ नहीं मरा जाता। चलो तुम मुझे उसकी बातें बताओ, तुम्हारा जी हल्का हो जाएगा। अंजलि ने उसे अपनी बाहों में भरकर उसे प्यार से समझाते हुए कहा। कहकर उसने प्रोजेक्टर ऑन किया। फिर बोली, भाभी ये देखो, ये उसने बना कर रखी हुई थी। वैसे जताता था कि मुझे पसंद नहीं करता, लेकिन घर पर इस तरह मुझे याद करता था। ये गाना भी उसी ने गाया है, वो अक्सर ये गाना गाया करता था। ये मेरी फ़ोटोज उसने चोरी से खींची होगी, उन्हीं को जोड़कर ये वीडियो बना ली। इसके अलावा मेरी कितनी ही फ़ोटोज़ मुझे इसके ऑफिस में मिली थी, जिससे मुझे पता चला कि वो भी मुझे पसंद करता है। अनीसा उसे बताने लगी। अनु, तुम्हारी कहानी बहुत ही अलग है। मुझे तुम दोनों की कहानी शुरू से सुननी है। क्या तुम मुझे शुरू से सुनाओगी? अंजलि वीडियो देखते हुए बोली। भाभी, बात तब की है जब मैं 9वीं में थी। ये हमारी क्लास में नया आया था। मुझे उसी वक्त उससे प्यार हो गया था। मेरी फ्रेंड पायल ने उसे मेरे साथ बिठा दिया। मैं उससे हर अपनी चीज़ें शेयर करती, पर वो लेता नहीं। मैं सारा दिन बोलती और वो चुप रहता। बताकर अनीसा उन्हीं ख्यालों में खो गई। अंजलि ने उसे कुछ देर चुप रहने दिया, फिर पूछा, फिर क्या हुआ? सुनकर अनीसा ने उसकी तरफ दर्द भरी आंखों से देखा। अंजलि अंदर तक हिल गई। फिर जब हम 10वीं के अंत के करीब थे, तब एक दिन प्रेयर के वक्त हम स्टेज के पीछे थे। हमें पता नहीं था कि माई कौन है। पायल ने मुझे कहा कि लगभग साल हो गया है, तुम धैर्य से अपने प्यार का इजहार कर दो। फिर उसका जवाब कुछ भी हो, हम दोनों मजाक कर रहे थे। मैंने कहा कि मैं उससे कहूँगी कि धैर्य, मैंने जब से तुम्हें देखा है मुझे तुमसे प्यार हो गया। ये बात सारे स्कूल ने सुनी। तभी वहाँ धैर्य भागा आया और भैया भी आ गए। उस वक्त धैर्य ने मुझे कहा, वो न तो मुझसे प्यार करता है न कभी करेगा। ये बात सारे स्कूल ने सुनी। भैया मुझे वहाँ से ले आए। उसके बाद मैं स्कूल नहीं गई और मैंने 10वीं के एग्ज़ाम के बाद स्कूल ही बदल लिया। तुम्हारी कहानी तो मेरी कहानी से भी दर्द भरी है, अंजलि ने आंखें साफ करते हुए कहा। वो अनीसा के दर्द के बारे में सोचकर ही रोने लगी। उसे पता नहीं था कि इतनी खुश रहने वाली लड़की अंदर से इतनी दुखी होगी। ये कुछ नहीं, यहाँ से हमारी कहानी में नया मोड़ आया। मैंने उससे दूर जाने के लिए लंदन जाने का फैसला कर लिया था। मैं बिजनेस में जाना चाहती थी। तब एक दिन ये मेरे स्कूल में आया और मुझसे बोला कि मैं फिजियोथेरेपिस्ट बनूं, क्योंकि बिजनेस में बहुत टेंशन होती है। मैंने इसकी और अपनी दोनों ही कोर्स कर लिए। ये मुझे मिलने एक दिन लंदन आया और मुझे कहता है कि वहाँ किसी दोस्त से मिलने आया था। उस दिन उसने मुझे पहले और आखिरी बार गले लगाया था। मैंने बहुत सोचा, मुझे लगा शायद उसने यूं ही किया हो, पर पायल का कहना था कि शायद उसे मुझसे प्यार हो गया है। मैं ये नहीं मानती थी। वो आगे कहने लगी थी कि अंजलि बीच में ही बोल पड़ी। मुझे भी यही लगता है, क्योंकि इंसान का स्वभाव बदलता रहता है। जो चीज़ उसे बचपन से पसंद नहीं होती, अचानक बड़े होकर वो अच्छी लगने लगती है। उसने पहले तुझे कह तो दिया, पर तेरे जाने के बाद उसे तुझसे प्यार हो गया। अच्छा फिर? अंजलि ने अपनी राय देने के बाद पूछा। मैं भी ये बात मानने लगी थी। फिर मैं इंडिया आ गई। पापा ने मेरे आने पर पार्टी दी। उस पार्टी में धैर्य आया और मुझे ये कैसेट दे गया। मैंने उससे कहा था कि वो अच्छा गाता है, उसे एल्बम निकालनी चाहिए, पर उसने एल्बम नहीं निकाली थी, बस सैंपल वाली कैसेट थी। उसने मुझे वो दे दी। उसी दिन पापा ने सबको बता दिया कि उन्होंने मेरा रिश्ता तरुण से तय कर दिया है। मैंने पापा को समझाया, पर पापा नहीं माने। फिर मैंने तरुण को एक बार मिलने का सोचा। उस दिन हम जिस होटल में मिले वो धैर्य का था। वो उस वक्त वहीं था। उसने सारा खाना मेरी पसंद का भेजा और मैसेज दिया कि खाना उसकी तरफ से है। ये आखिरी बार था जब मैंने उसके बारे में सुना। उसी दिन उसका एक्सीडेंट हो गया और फिर वो हमेशा के लिए मुझे छोड़ दिया। ये तो मैं इत्तेफाकन इस कमरे में चली आई और ये रिमोट मेरे हाथ लग गया, वरना मुझे इसके प्यार का कभी पता ही न चलता।
अब मैं हूँ और ये है, यूं ही इसके साथ सारी उम्र बिता दूंगी, अनीसा बोली। सारी कहानी खत्म हुई तो उसका ध्यान चाय की तरफ गया। चाय ठंडी हो गई थी। उसने केसु को आवाज़ लगाकर गर्म चाय लाने को कहा। भाभी, मैं भी पागल हूँ, आप यहाँ आई और मैं अपनी कहानी लेकर बैठ गई। सॉरी, अनीसा ने दुख जताते हुए कहा। नहीं, मैं तो यूं ही मिलने आ गई थी। तुम जब भी चाहो मुझे फ़ोन कर लिया करना, मैं हमेशा हूँ तुम्हारे साथ। अंजलि ने उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा। शुक्रिया भाभी, आज आप न आते तो पता नहीं मैं खुद को कैसे संभालती। वैसे आप किसी काम से आई थी क्या? सच बताऊं, मैं भी तुमसे अपने दिल की बात करने आई थी। मुझे लगता है शायद मुझे गौरव से प्यार हो गया है, अंजलि ने शर्माते हुए कहा। क्या सच्ची? ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने भैया को बताया? नहीं, अभी नहीं बताया, धीरे धीरे बताऊंगी। कमल ने अकेले में धैर्य को फ़ोन किया। कैसा है तू? कुछ प्रोग्रेस हुई? वैसा ही हूँ, रोज़ एक्सरसाइज भी करता हूँ, बस ये कमर की दिक्कत सेट होगी तब सब ठीक है। इसकी वजह से चल फिर भी नहीं सकता। सुन, जैसे डॉक्टर कहते हैं वैसे ही करना, जल्दबाजी मत करना। भगवान ने चाहा तो जल्दी ठीक हो जाएगा। धैर्य, एक बात पूछनी है। अनीसा वो एल्बम लॉन्च करना चाहती है, कमल बोला। कमल, जब तुम एल्बम लॉन्च कर दोगे तो सब मेरे बारे में बात करेंगे। अब तो ये बात हो जाएगी कि सिंगर मर गया है, लेकिन कल जब मैं आऊँगा तो फिर क्या होगा? किस किस को हम सच्चाई बताएंगे? पहले बात सिर्फ अपने परिवार और सर्कल की बात अब दुनिया में आ जाएगी, इसलिए अगर हो सके तो इसे अभी रोक दो। मैंने ये कैसेट अनीसा के लिए बनाई थी, लोगों के लिए नहीं। एल्बम के बारे में मेरे आने पर सोचेंगे, धैर्य ने समझाया। हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है, मैं अभी आशीष को रोक देता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, कहकर कमल ने फ़ोन बंद कर दिया। कुछ महीने और बीत गए। अनीसा अब बहुत बड़ी फिजियोथेरेपिस्ट बन गई थी। वो इंडिया में बहुत फेमस हो गई थी। वो अपने आप में इकलौती थी जिसने इतने कम समय में इतनी डिग्रियां की थी। अब वो डॉक्टर अनु के नाम से मशहूर थी। उसने अपना नाम अनु इसलिए किया क्योंकि धैर्य उसे अनीसा के नाम से पुकारता था और वो नहीं चाहती थी कि कोई और उसे इस नाम से बुलाए। अब एक दो को छोड़कर सब उसे डॉक्टर अनु कहते थे। अंजलि और गौरव का रिश्ता पूरी तरह सुधर गया था। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फाड़कर फेंक दिया था। आज उनकी शादी की सालगिरह पर अनीसा ने पापा के साथ मिलकर उनकी शादी कराने की प्लानिंग की। उन्होंने शादी की पूरी तैयारी की हुई थी, हर रस्म निभाई गई। धैर्य के होटल में शादी का फंक्शन था। उन्होंने मंदिर में फेरे लिए, फिर होटल में पार्टी में आ गए। कमल की कोशिश से कैमरे के जरिए धैर्य ने सारी शादी देखी। उसने जब अनीसा को हल्के नीले रंग की साड़ी में बिल्कुल सिंपल बिना किसी मेकअप के देखा तो उसका दिल तड़प उठा। वो भी अनीसा की हंसी के पीछे छुपे आंसू देख रहा था। वो उसका दर्द महसूस किया। उसकी आंखें भर आई। उसने लैपटॉप के स्क्रीन पर अनीसा के चेहरे पर हाथ फेरा और बोला, अनीसा, मेरा प्यार छोड़ क्यों नहीं देती? क्यों अपनी ज़िंदगी नए सिरे से क्यों नहीं जीती? मैं तुम्हारे काबिल नहीं रहा। वो सोचकर ही वो रो पड़ा। धैर्य ने अपने पापा को भी देखा। उसे खुशी हुई कि वो पहले से ज़्यादा तंदुरुस्त लग रहे थे। फंक्शन खत्म होने के बाद अनीसा पापा के घर आ गई। यहाँ उसने अंजलि का स्वागत किया और हर रस्म जो कि दुल्हन की गृह प्रवेश पर करते हैं, सब रस्में सही सही हो गई। अंजलि भी बहुत खुश थी कि सब ठीक हो गया। गौरव तो 7वें आसमान में था। इन सब में सबसे ज़्यादा खुश निशु थी। वो सारा दिन खुशी से उछलती फिरी। अनीसा जब रात को थक हार कर लेटी तो उसे धैर्य याद आया। दिन में भी कई बार उसके दिल में आया कि अगर धैर्य होता तो उनकी भी ऐसे ही शादी होती, पर किस्मत को मंजूर ही नहीं था कि वो मिले, तो वो कैसे मिल सकते थे। सोचकर वो रो पड़ी। उसकी किस्मत में इसी तरह तड़पना लिखा था और वो तड़प रही थी। धैर्य, काश कि वो एक्सीडेंट न हुआ होता तो तुम आज मेरे साथ होते। वो रोते रोते सो गए। कुछ दिन बाद वो हॉस्पिटल में रोज की तरह मरीज देख रही थी। आज धैर्य को गए 1 साल हो गया था। उसने लंच टाइम में उसकी यादगार पर जाने का तय किया था। उसने 2-3 मरीज ही देखे थे कि उसका फ़ोन बजा। लंदन का नंबर था। उसे लगा कि पायल होगी। उसने फ़ोन उठाया। हेलो, हाँ जी, मैं ही अनीसा बोल रही हूँ। हेलो हेलो अनीसा, हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं और हम बच्चों को आपसे मिलाना चाहते हैं ताकि आप उन्हें अपने बारे में बताकर प्रेरित करें। जी, दिन और जगह हमने आपको सेंड कर दी है। आप याद से आ जाइएगा। थैंक यू। अनीसा ने फ़ोन बंद करने के बाद व्हाट्सएप पर एड्रेस और दिन देखा। आज मरीज बहुत ज़्यादा आए हुए थे। उसे लंच टाइम में जाने का टाइम ही नहीं मिला। वो शाम के 5 बजे फ्री हुई तो वो धैर्य की याद बार पड़ गई। फूल चढ़ाए और वहाँ बैठ गई। उसे वहाँ बैठे रात हो गई। उसका फ़ोन बजा तब उसे एहसास हुआ कि रात हो गई है।
सेठ पापा का फ़ोन था। हेलो बेटा, कहाँ हो? अभी तक आई नहीं इसलिए फ़ोन किया। कुछ देर में आती हूँ पापा, कहकर वो उठकर चल दी। घर आई तो सेठ पापा उसके वेट कर रहे थे। वो उन्हें देखते ही बोली, पापा आप सो जाते, ऐसे क्यों बैठे हो? अभी सुबह शाम को ठंड हो जाती है, बीमार न हो जाना। अब हॉस्पिटल में मरीज देखती हूँ, फिर घर के मरीज को भी देखना पड़ेगा। उसने पापा को कुछ प्यार और मजाक में कहा। बस यूं ही तेरी चिंता हो रही थी, तूने इतनी देर नहीं की ना कभी। धैर्य की मुझे कभी चिंता नहीं होती थी, पर तू मेरी बेटी है ना, इसलिए डर लगता है। जब से धैर्य गया है तो शाम होते ही डर से लगने लगते हैं कि क्यों नहीं आई, कहीं ये ना हुआ हो, कहीं कुछ ना हो जाए। पापा बोले, सॉरी पापा, आगे से आपको फ़ोन कर दिया करूँगी, आप चिंता ना किया करो। पापा, मुझे लंदन से मेरे कॉलेज वालों का फ़ोन आया है। वो लोग मुझे सम्मानित करना चाहते हैं। 2 दिन बाद मुझे वहाँ जाना है। आप ये बात किसी को मत बताना, कमल को भी नहीं। मैं चाहती हूँ सबको बाद में सरप्राइज़ दूँ। अच्छा, ये बहुत ही अच्छी खबर है बेटा, बधाई हो। पापा ने उसे गले लगाकर बधाई दी। वो 2 दिन बाद लंदन पहुंच गई। वहां उसका खूब जोरदार ढंग से स्वागत हुआ। उसे कॉलेज के परिसर में सम्मानित किया। उसे सर्टिफिकेट के साथ मेडल और मोमेंटो भी दिया गया। उसने स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स के लिए शानदार लेक्चर भी दिया। सारा हाल तालियों से गूंज उठा। स्टेज पर खड़ी अनीसा का दिल गले तक भर आया। वो सोच रही थी, आज अगर धैर्य यहाँ होता तो। इतना सोचते ही उसका दम सा घुटने लगा। उसे भरा हुआ हाल भी खाली लगने लगा। उसके माथे से पसीने की बूंदें छलकने लगी। उसके हाथ पैर ठंडे होने लगे। उसे लगा मानो स्टेज घूम रहा हो। तभी उसे सामने धैर्य खड़ा दिखाई दिया। वो खड़ा तालियां बजा रहा था। उसके अंदर फिर से जान आ गई। उसके हाथ पैरों में फिर से गर्मी आने लगी। वो धैर्य को देखकर मुस्कुरा दी। उसके सर पास खड़े उसे देख रहे थे। लोग जाने लगे थे। हाल खाली हो रहा था और अनीसा खड़ी सामने देखकर धैर्य को मुस्कुराए जा रही थी। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे हिलाया और बोले, डॉक्टर अनु, चलिए नीचे चलें। तब अनीसा ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गई। वो उसके साथ चल दी। उसने पीछे मुड़कर उस जगह देखा जहां उसे धैर्य खड़ा नजर आया था। वहां कोई नहीं था। वो पैरों को घसीटते हुए बाहर आ गई। सर उसे डाइनिंग हॉल में ले आए। वहां उसे कई और डॉक्टर मिले। इन्हीं में अनुज भी था। वो किसी तरह अनीसा के पास आया। डॉक्टर अनु, प्लीज़ क्या आप मुझे 5 मिनट दे सकती हैं? सॉरी डॉक्टर, ये बहुत बिजी हैं। इन्होंने लंच के बाद क्लास में लेक्चर देने भी जाना है। सर ने अनुज को बीच में ही टोक दिया। कोई बात नहीं सर, 5 मिनट में कुछ नहीं होता। बताइए डॉक्टर, क्या बात है? कहकर अनीसा ने अनुज से पूछा। डॉक्टर, मैं सेंट थॉमस हॉस्पिटल से आया हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसका साल पहले बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था। 4 महीने तो वो बेहोश ही रहा। अब उसकी हालत में सुधार आया है। वो स्पाइनल कार्ड इंजरी के कारण चल फिर नहीं सकता। अगर आप एक बार आकर उसे देख लेती तो आपका बहुत एहसान होगा। अनुज रिक्वेस्ट करता हुआ बोला। देखिए, मैं वादा नहीं करती, लेकिन वक्त निकालने की कोशिश ज़रूर करूँगी, अनीसा ने कहा और सर के साथ चली गई। जिस ढंग से बोली थी अनुज को वो घमंडी लगी। वो भी वापस आ गया। वो सारे रास्ते अनु के बारे में सोचता आया। अजीब लड़की है, चेहरे से इतनी मासूम है और असल में कितनी घमंडी है। मुझसे फ़ोन नंबर तक नहीं मांगा, देखने क्या आएगी। मैं धैर्य या कमल को कुछ नहीं बताऊंगा। यूं ही आंच लगा बैठेंगे और नौ आने पर मायूस हो जाएंगे। ये नहीं तो क्या इसका इलाज कोई नहीं करेगा? इस जैसे और डॉक्टर मिल जाएंगे। वो मन ही मन क्या क्या सोचता रहा। क्या अनीसा अनुज के बुलाने पर हॉस्पिटल आएगी? जब अनीसा पेशेंट के रूप में धैर्य को देखेगी तो उसका रिएक्शन क्या होगा? जब उसे पता चलेगा कि इस राज को छुपाने में धैर्य के साथ कमल भी शामिल था तो क्या होगा? जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।